नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसद में जो एक बयान उन्होंने दिया वो पहले सुनिए। उस बयान के बाद आपको पता चल जाएगा कि आज हम मंथन में क्या मुद्दा लेकर आए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। अब की बार 400 पार। प्रधानमंत्री ने कह दिया कि अब की बार 400 पार एनडीए और 370 पार बीजेपी। लेकिन यह होगा कैसे? क्योंकि 2019 में अगर देखें तो हिंदी भाषी जो जितने राज्य हैं उनमें ज्यादातर राज्यों में बीजेपी ने सर्वाधिक सीटें जीती थी। यानी ये आप यूं कहें कि 1-2 सीटें छोड़कर सारी की सारी बीजेपी। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, 63 सीटें बीजेपी ने जीती, 2 उसके गठबंधन के लोगों ने जीती। बाकी राजस्थान विपक्ष का सुपड़ा साथ पूरी सीटें, गुजरात पूरी सीटें, मध्य प्रदेश में 1-2 छोड़ के एक सीट छोड़ के बाकी सब बीजेपी। छत्तीसगढ़ का भी यही हाल। चारों तरफ महाराष्ट्र में भी 46 सीटें 48 में, बिहार में 40 में 39 सीटें गठबंधन ने जीती। तो पूरी तरीके से अगर बीजेपी ने 19 में अपना सर्वाधिक उच्चतम स्कोर किया था तो इस बार 370 पार और 400 पार कैसे होगा, यह बड़ा सवाल है। और इसी कैसे का जवाब हम आज मंथन में उत्तर प्रदेश से देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में पिछली बार 63 सीटें जीती थी और 2 गठबंधन के साथी अपना दल ने, 65 सीटें एनडीए को और 15 सीटें बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को। 10 बहुजन समाज पार्टी और 5 समाजवादी पार्टी। बीजेपी इस बार 1-2 अगर कोई जीत ले तो जीत ले, पूरी की पूरी 80 की 80 सीटें जीतने की कवायद कर रही है। और यही नहीं, मिशन दक्षिण में भी बीजेपी लग गई है। जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं, दिल्ली में चंद्रबाबू नायडू जो अभी जेल से छूटे हैं, वो दिल्ली में अमित शाह से मिल रहे हैं, तमाम नेताओं से मिल रहे हैं। नीतीश कुमार भी दिल्ली में थे, उनकी भी प्रधानमंत्री से मुलाकात हो रही है। इसी तरीके से खबर यह भी आ रही है अकाली दल भी एनडीए में वापस जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में गठबंधन, इंडिया वाला गठबंधन या विपक्षी गठबंधन, क्या उसके साथ भी यूपी में भी कोई खेला होने जा रहा है क्या? यूपी में भी खेला हो बे। जीतन राम मांझी ने कहा था खेला हो बे, तो बिहार और बंगाल में खेला हो गया। यूपी में भी खेला हो बे। खबर 2-3 दिन से आ रही है कि जयंत चौधरी आरएलडी चीफ पाला बदलने वाले हैं। इंडिया का साथ छोड़कर एनडीए में वो जा सकते हैं। हालांकि अखिलेश यादव के साथ उनकी सीटों का बंटवारा हो चुका है। 7 सीटें अखिलेश यादव उन्हें दे चुके हैं, 12 सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां आरएलडी का सर्वाधिक प्रभाव है। इन सब स्थितियों परिस्थितियों को देखकर यह कहा जा सकता है, अभी बहुत तेजी से यह खबरें आ रही हैं कि चौधरी जयंत इंडिया वाले गठबंधन को छोड़कर एनडीए के साथ जा सकते हैं। 2024 के रण में जहां सेनाएं सज रही हैं, टुकड़ियों की तैनाती की जा रही है, योद्धाओं को जोड़ने का अभियान चल रहा है, बीजेपी पूरी फॉर्म में दिख रही है, पूरी तैयारी में दिख रही है, तो विपक्ष
खंड खंड बिखर रहा है। कहा जा रहा है कि जल्द ही आरएलडी भी एनडीए का हिस्सा होगी, जल्द ही पंजाब से अकाली दल हिस्सा होगा। टीडीपी जिसे 40% वोट मिला था 2019 में आंध्र प्रदेश में, एनडीए का हिस्सा होगी। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। 1-2 दिनों के भीतर इस बाबत बड़ा ऐलान हो सकता है आरएलडी को लेकर और अन्य दलों को लेकर। तो क्या यही है मोदी का 400 पार का फार्मूला? आरएलडी की बीजेपी के साथ गठबंधन की चर्चा। बीजेपी और आरएलडी की बढ़ती नजदीकियों को लेकर समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। यूपी में 5 सीटों की पेशकश की चर्चाओं के बीच समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। सपा की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी और आरएलडी के बीच गठबंधन की बात चल रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि हमारे और आरएलडी के बीच 7 सीटों पर समझौता किया गया था और बीजेपी आरएलडी के बीच गठबंधन की कोई खबर नहीं है। राज्यसभा में भी सपा ने जयंत चौधरी को भेजा है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठकों में भी जयंत चौधरी नजर आते रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के साथ नाराजगी का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है। सरकार लगातार किसानों के विरुद्ध काम कर रही है। इस बार आपने बजट में भी देखा कि कोई भी एमएसपी का जिक्र नहीं है और किस तरह हमारी रेसलर जो बहनें थी उनका अपमान हुआ है भाजपा सरकार द्वारा। तो मैं नहीं मानती कि जो आरएलडी के जो मौजूदा जो नेता हैं जयंत चौधरी जी, जो राज्यसभा मेंबर भी हैं, वो इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे सीधे किसानों को क्षति पहुंचे। हम जानते हैं सर घूम जाइए सर, गठबंधन से मिल करके ही चुनाव लड़ेंगे। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है, उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। इंडिया को लग सकता है झटका, सपा भी बेचैन। बता दें कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगने वाला है उसके सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल से। ऐसे में बीजेपी और आरएलडी गठबंधन की चर्चाओं से समाजवादी पार्टी के खेमे में बेचैनी है। वहीं आरएलडी का 7 सीटों का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ जनवरी में हो चुका है। ऐसे में सपा और समाजवादी पार्टी के साथ नाराजगी बिजनौर और कैराना सीट को लेकर देखी जा रही है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी आरएलडी के सिंबल पर अपना प्रत्याशी उतारना चाहती है, जिसके बाद आरएलडी ने सीटें बढ़ाने की बात समाजवादी पार्टी के सामने रखी है। वहीं बीजेपी ने अपनी पश्चिमी यूपी में सीटें मजबूत करने के लिए आरएलडी के साथ गठबंधन का मन बना लिया है। ये देखिए, बहुजन समाज पार्टी डे 1 से जब यहाँ गठबंधन बना और उस गठबंधन में जब माननीय भाई प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने उस बैठक में इस बात का जिक्र किया कि क्या कांग्रेस के लोग स्पष्ट कर दें कि क्या बहुजन से भी बात हो रही है क्या उनकी, मैंने तो उस दिन से ही स्पष्ट हो गया कि उनका ये मानना था कि यह गठबंधन जो है ऐसे ऐसे बिखराव होना है। तो और नतीजा क्या था कि बहुजन समाज पार्टी का स्टैंड जो उस दिन था वो आज भी है। बहुजन समाज पार्टी उस दिन भी कहती ये गठबंधन कभी टिक नहीं सकता है, इसलिए कि सभी लोग इसमें स्वार्थ किस्म के लोग हैं, सबकी अपनी प्रतिस्पर्धा है, सबको अपना अपना दिखाई दे रहा है। और उसका परिणाम हुआ, बसपा ने तय किया कि बसपा अकेले रहेगी, अकेले चुनाव लड़ेगी। बसपा को गठबंधन करना होगा तो जनता से गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी। और नतीजा क्या हुआ, एक एक करके देखिए सारे लोग, आप बिहार देख लीजिए, बंगाल देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए और आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, जिन्होंने जल्दी जल्दी में समाजवादी पार्टी के जल्दी मीटिंग करके, फोटो शेयर करके, ट्वीट करके जल्दी जल्दी बताया कि हमने इतना सीट दे दिया। लेकिन हम लोग उस दिन भी कहे कि ये केवल एक हताशा का परिणाम है। ये खबर ये भी आ रही है कि आदरणीय रामगोपाल जी ने कहा कि अभी गठबंधन टूटा नहीं है। पर देश के सारे राष्ट्रीय चैनल्स पे जो हम खबरें देख रहे हैं, लग रहा है बीजेपी के साथ गठबंधन होने वाला है। क्या सच है क्या झूठ है ये तो हमें नहीं पता, पर एक बात पक्की पता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देश के सबसे पहला जो चुनाव होता वहां होता 10 सीटों में,
और जिसका पश्चिम उत्तर प्रदेश हो जाता है पूरा यूपी उसका हो जाता है, जिसका यूपी हो जाता है देश उसका हो जाता है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में 4 जातियां प्रमुख हैं, जिनमें जाट हैं, गुर्जर हैं, दलित हैं और मुस्लिम हैं। Media reports that RLD is soon going to be joining the NDA family, and on behalf of my party, I welcome them. Although I am not really aware of the seat distribution between BJP and RLD, that's I guess a matter, an issue to be discussed between the two parties. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद का साथ क्यों जरूरी? कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर गठबंधन की घोषणा की जा सकती है। वहीं पश्चिमी यूपी में 12 सीटों पर आरएलडी की धाक दिखाई देती है और यही वजह है कि बीजेपी और सपा दोनों को ही आरएलडी का साथ चाहिए। जिसके साथ गठबंधन में आरएलडी रहेगा उसका पलड़ा भारी रहेगा। अगर बात करें मुरादाबाद मंडल की तो वहां पर हारी हुई सीटें बीजेपी को खटकती हैं। इस सीट पर भी आरएलडी की अच्छी पकड़ है। यही वजह है कि बीजेपी लोकसभा 2024 के चुनाव में पश्चिमी यूपी को मजबूत करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बीएसपी के सांसद मल्लुक नागर बात तो बड़ी पते की कह रहे थे कि पहला चरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही चुनाव में होता है, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो। और यहां जो 10-12 सीटें हैं इन पर जिसका दबदबा होता है उत्तर प्रदेश में उसका दबदबा होता है, और उत्तर प्रदेश में जिसका दबदबा होता है सरकार उसी की बनती है। बड़ी पते की बात है। मजबूरी और जरूरी कौन है? क्या जयंत चौधरी को एनडीए का साथ जरूरी है, बीजेपी का साथ जरूरी है, या फिर कोई मजबूरी है, या बीजेपी बाहें फैला रही है? बीजेपी के लिए जयंत जरूरी है कि कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डेंट ना लग जाए, क्योंकि किसान आंदोलन ने काफी कुछ नुकसान पहुंचाया और जो उपचुनाव विधानसभा का पिछले दिनों हुआ उसमें बीजेपी को अपनी सीट गंवानी पड़ी। यह क्या गुणागणित है? और क्या जैसे नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा था कि वो नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, गठबंधन के लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे और वो चले गए, तो क्या जयंत चौधरी भी जा रहे हैं? क्योंकि आज जिस तरीके से पूरे दिन घटनाक्रम रहा दिल्ली में, नीतीश कुमार का आना, चंद्रबाबू नायडू का आना आंध्र प्रदेश से, अकाली दल के लोग पहुंचे, तो एक बार फिर से जो पुराना वाला एनडीए है वो क्या मजबूत होता दिख रहा है? ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल है यूपी कि क्या यूपी में भी बिहार की तरह, बंगाल की तरह खेला हो बे? हमारे साथ मंथन में मेहमान जुड़ गए हैं। आरएलडी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता मनीषा अहलावत जी हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका मनीषा जी। अभिमन्यु त्यागी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। अभिमन्यु भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और मनीषा जी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिमन्यु त्यागी। विवेक पांडे समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। पांडे जी आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। चर्चा की शुरुआत मनीषा जी से ही करते हैं, चूंकि आज सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग इन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं चौधरी जयंत। मनीषा जी, चौधरी साहब को लेकर बहुत सारी खबरें 2-3 दिन से, और आज तो कुछ ज्यादा ही, हर थोड़ी देर बाद सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। अभी तो मैं देख रहा था एक राष्ट्रीय मीडिया में कि ये भी खबर आ गई कि एक राज्य मंत्री का पद भी दिया जा रहा है, 2 सीटें भी ऑफर की जा रही हैं। बहुत सारे ऑफर सब मीडिया में चल रहे हैं। आप लोगों को कुछ पता है क्या क्या ऑफर आए आप लोगों के पास में? देखिए, ये सब मीडिया में ही चल रहा है और मैं ये मानती हूँ जब तक हमारे नेता स्वयं आगे आकर या हमें कम से कम पार्टी में कार्यकर्ताओं को नहीं बताएंगे तब तक हम इन्हें अफवाह ही मानेंगे, इनकी हम पुष्टि नहीं कर सकते। मनीषा जी, क्या क्या आपको लग रहा है, क्या ऐसी कोई आवश्यकता है, क्या कार्यकर्ताओं की क्या ऐसी मंशा है कि एनडीए के साथ में जाना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ में आप लोगों का गठबंधन चल रहा है, राज्यसभा में हैं जयंत जी, अभी 7 सीटें देने की बात कह के अखिलेश यादव और जयंत जी की एक तस्वीर पिछले दिनों ट्वीट हुई थी, एक्स पर पोस्ट की गई थी। क्या स्थिति, राजनीतिक स्थिति बन रही है? क्या ऐसी स्थितियां नजर आ रही हैं आपको, या फिर ये कोरी अफवाह है, या फिर कोई
अलग तरीके का ये प्रकरण अंदर अंदर चल रहा है? देखिए, मैं आपको जो पिछले महीने जो जयंती और माननीय अखिलेश जी इनकी आपस में बात हुई थी, वो उसके बाद जो कार्यकर्ताओं का मैं आपको बता सकती हूँ मनस्थिति क्या है, कि अभी ये लगा कि समाजवादी पार्टी चाह रही है कि बिजनौर, कैराना और मुजफ्फरनगर और मथुरा में उनका कैंडिडेट हो और हमारा सिंबल हो। तो ये कतई हमारे कार्यकर्ता को बर्दाश्त नहीं है। उनका ये कहना है कि अगर समाजवादी अपना कैंडिडेट लड़ाना चाहते हैं तो अपने सिंबल पे लड़ाएं, पर जाहिर है उनका सिंबल की यहाँ उतनी ताकत नहीं है, तो वो आरएलडी के सिंबल पे लड़ाना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं फेयर नहीं है ये, क्योंकि जिस पार्टी का सिंबल पे आप लड़ना चाहते हैं, इसका मतलब राजनीतिक जमीन भी उसी पार्टी की है। तो सिंबल जिस पार्टी का हो, कैंडिडेट भी उसी पार्टी का हो। हमारे कार्यकर्ता और हम सब हमारी पार्टी में ये विचार रखते हैं और इस पर सब एकजुट हैं। तो इसका बहुत विरोध भी हुआ है और हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, विधायकों ने इस बात का विरोध किया है कि ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि सिंबल हमारा हो और कैंडिडेट किसी पार्टी का हो। तो ये स्थिति रही है, तो इसमें हमारे नेता भी दबाव में रहे हैं और हो सकता है इनकी अभी भी बात चल रही हो। तो इस बारे में हमें ये नहीं पता कि ये जो आज और कल से जो खबर चल रही है उनका इससे कितना लेना देना है, लेकिन ये कार्यकर्ताओं में जमीन पर ये रोष है कि अगर हमारा सिंबल है तो हमारा ही प्रत्याशी। मनीषा जी, टैक्टिकल तो बहुत दिनों से इस तरह की टैक्टिकल चीजें होती रही हैं। पिछले आप देख लीजिए, राजनीति में होता रहा है कि सिंबल किसी का, कैंडिडेट किसी का, जो स्ट्रैटेजी रणनीति होती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें आपका गठबंधन जीते। पूर्व में इस तरह की बहुत सारी बातें हुई। कई बार अभी आप लोगों ने ही पिछली बार आरोप लगाया कि बीएसपी के कैंडिडेट बीजेपी में तय हो रहे हैं, बीजेपी वाले तय करते हैं। इसी तरीके से पूर्व में कई, जहां कांग्रेस की स्थिति ठीक थी, वहां बहुत सारे जो लोग थे, जब सपा और कांग्रेस का गठबंधन था तो वहां कांग्रेस के लोग लड़े सपा के सिंबल पर, कहीं सपा के लोग कांग्रेस के सिंबल पर लड़े। ये तो टैक्टिकल आपसी अंडरस्टैंडिंग होती है। जिस रोष की बात आप कर रहे हैं, क्या वो रोष वहां तक पहुंच गया कि अब भाजपा की तरफ रुख कर दिया जाए? आपकी बातों से संकेत तो ये मिल रहे हैं कि जो बातें मीडिया में है वो सच हैं। नहीं, मैं बोल रही हूँ कि ये रणनीति के हिसाब से भी ये निर्णय ठीक नहीं है। मुजफ्फरनगर, जिससे कि हमारे सभी कार्यकर्ता एक इमोशनली भी जुड़े हुए हैं, पिछले बार वहां पर जिस तरह से चौधरी अजीत सिंह जी को हराया गया था, तो वो सभी इस बात पे उतावले हैं कि ये सीट पर तो हमारा ही प्रत्याशी लड़े। लेकिन उस पर भी अगर आप ऐसा प्रत्याशी लड़ाना चाहेंगे जो चुनाव निकाल ही नहीं सकता, तो ये कैसी रणनीति है? ये तो गठबंधन का नुकसान है। तो गठबंधन का नुकसान तो हमें नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या ऐसा, अब तो जिस तरीके से आप बातें कर रही हैं, जो चीजें खटक गई 4 सीटों को लेकर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मथुरा और कैराना, तो क्या ये बड़ी वजह हो सकती है? इससे तो जो कार्यकर्ताओं का फील आप बता रही हैं, उनकी जो बातें कर रही हैं, तो उससे तो लग रहा है कि ये बातें सही हैं, सच हैं। जो सूत्रों के हवाले से सारी खबरें आ रही हैं, अंदर खिचड़ी पका चुके हैं चौधरी जयंत। इस बात पर ये तो सभी को पता है, ये खबर सबको पता है कि यहाँ पर पेंच फंसा हुआ था गठबंधन का हमारा। नहीं तो क्या नौबत ऐसी आ गई कि अब रास्ते अलग होने वाली स्थिति क्या है? तो हमारी पार्टी को तो आप 3 ही सीट दे रहे हैं, और अगर आप मुजफ्फरनगर में दूसरा कैंडिडेट लड़ा देंगे तो आप बागपत भी नहीं जीत पाएंगे। इसका पूरे पश्चिम पे असर पड़ेगा। देखिए, गठबंधन को अगर पश्चिम जीतना है तो रालोद को उन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने देना चाहिए। ये इस बात पे जिद नहीं करनी चाहिए। ठीक है, रालोद की ठीक है, सीट पर हम अपना कैंडिडेट उतारें। ठीक बात है। मनीषा जी, मैं लौटूंगा आपके पास। विवेक कुमार पांडे, मनीषा जी ने तो साफ कर दिया कि यूपी में भी खेला हो गया है। अब आप लोग हाथ मलते रहिए भाई। बीजेपी उन्हें 2 सीट ऑफर कर रही है, मंत्री का पद ऑफर कर रही है, अभी राज्यसभा भी इस्तीफा दिला के फिर कहीं से भेज देंगे, प्रचंड बहुमत है तमाम राज्यों में, और आप उन्हें 3 सीट दे रहे हैं। कहने को 7 हैं लेकिन 4 पर अपना ही लड़ा रहे हैं। जो चीजें मनीषा जी ने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को अवगत करा दिया है, वो मुझे लगता है कि बहुत सीधी सीधी बात करती हैं मनीषा जी। राजनीतिक व्यक्ति हैं लेकिन बात राजनीतिक नहीं करती, बड़े दिल से बातें करती हैं वो। उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि भाई आप लोगों से उन बात बिगड़ गई है अब, और अब जो खबरें मीडिया में चल रही हैं वो कम बेश ठीक ठीक चल रही हैं। विवेक पांडे।
देखिए, आपने सवाल पूछा। मैं पहले तो मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित पैनलिस्टों को प्रणाम समर्पित करता हूं और अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करूंगा। अभी 1 घंटे पहले राष्ट्रीय लोकदल के आधिकारिक हैंडल से एक ट्वीट हुआ है, जिसमें ये जयंत चौधरी जी की तस्वीर के साथ ये लिखा गया है, हमारे किसान भोले जरूर हैं पर मूर्ख नहीं है, वे बहुत समझदार हैं और सशक्त हैं। ये सीधा सीधा संदेश उन लोगों को दिया गया है जो कल से उत्सव और मुझे लगता है कि एक हास्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं इंडिया गठबंधन में। दूसरी बात, ये तो बहुत अच्छी बात है, इस पे तो आपको स्वागत करना चाहिए कि आदरणीय मनीषा जी ने जो बातें रखी, कम से कम इंडिया गठबंधन में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसके अनुसार हर कार्यकर्ता, हर प्रत्याशी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार रखता है। आप एनडीए की अगर बात कीजिए तो एनडीए में तो इतना कह देना मतलब उसका राजनीतिक भविष्य ही समाप्त कर देने वाली प्रथा है वहां पे। हमारे यहाँ फैसले थोपे नहीं जाते हैं, हमारे यहाँ फैसलों को लोगों की भावनाओं के साथ, अभिव्यक्ति के साथ उसको सामंजस्य बिठा करके तय किया जाता है। तो मुझे लगता है तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आरएलडी की कोई भावना सामने आ रही है, उसके प्रत्याशियों की आ रही है, तो उसका स्वागत करना चाहिए। और बिल्कुल इंडिया गठबंधन का ये स्वागत कौन करेगा विवेक पांडे? सम्मान कौन करेगा? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। भाई अगर अजीत सिंह की सीट है, चौधरी मरहूम चौधरी की अगर सीट है वो, और कार्यकर्ता अगर दिल से जुड़े हैं, संवेदनाएं हैं वहां पर, तो क्यों लड़ने दीजिए, दिक्कत क्या है? सम्मान तो आपको करना है ना। वो इंडिया गठबंधन बिल्कुल तय करेगा ना। अभी हमने ना तो किया नहीं है, ना हमने ना की है, ना आदरणीय, हमें लगता है हाँ ना में कहीं गाड़ी छूट ना जाए, ऐसा लग रहा है। मुझे लगता है इस बार मीडिया की छूट जाएगी, क्योंकि मीडिया कल से जिस तरह से लगातार एकदम ब्रेकिंग न्यूज चलाने पे लगी है, मुझे तो डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो सारे चैनल गोदी साबित हो जाए, जो बिना किसी खबर के, बिना किसी आधार के, जैसे पूनम पांडे जीवित थी और उनकी मृत्यु की खबर चला दी। नहीं वो पूनम पांडे, बिल्कुल पूनम पांडे की खबर से इसको मत जोड़िए। उनके बहुत ही करीबी लोगों ने उसको एक्स पर पोस्ट करके बताया था, उसके बाद स्वाभाविक है। और जिस तरह आप बात कर रहे हैं विवेक पांडे, वो कह रहे हैं जिस एक्स पोस्ट का आप हवाला दे रहे हैं कि हमारे किसान भोले जरूर हैं लेकिन मूर्ख नहीं हैं, हम इसे इस तरह क्यों नहीं देख सकते कि मूर्ख इंडिया वाला गठबंधन उन्हें बना रहा है सिर्फ 3 सीट देकर? वो भोले हैं लेकिन मूर्ख नहीं है, वो दूसरी तरफ चले जाएंगे। इसको ऐसे क्यों नहीं देख रहे हैं आप? इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि 700-800 किसानों की हत्या करने वाली सरकार के साथ मुझे नहीं लगता कि जयंत चौधरी जी पगड़ी के सम्मान का समझौता करेंगे। और एक बात, सीटों की ही बात है ना, अगर हमें अपने आदरणीय गठबंधन दलों के साथ, जिसके साथ हमने एक इतिहास रचा है, कीर्तिमान रचा है, अगर उसके साथ हमें कुछ सीटों का समझौता करना भी पड़ता है तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं, कोई दुख की बात नहीं है समाजवादी पार्टी के लिए। हम खुशी खुशी अपने गठबंधन को मजबूत करने के लिए आरएलडी के साथ, बिल्कुल मैं बतौर प्रवक्ता में आपके मन से कह रहा हूं, आरएलडी के साथ अगर हमें सीट शेयरिंग करनी होगी तो हम खुशी खुशी कर देंगे। और हम चाहेंगे कि हमारे सारे समर्थक आरएलडी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए दिन रात एक करें। अरे पहले गठबंधन तो पक्का हो जाने दीजिए, अभी हमको लग रहा है उसी में संदेह है। मनीषा जी मुस्कुरा रही है, कह रही है अभी पहले सीटों की बात कर लो फिर गठबंधन के दावे करना। मनीषा जी तो कुछ कही नहीं रही, आप अपने शब्द मनीषा जी के शब्दों को बताने का प्रयास। चलिए मनीषा जी क्या कह रही है, बोलिए मनीषा जी बोलिए। मुझे कोई शौक नहीं है आरएलडी का प्रवक्ता बनने का, मुझे कोई शौक नहीं है। आपस में आप लोगों के झगड़े होते हैं और मीडिया के आप मर देते हैं कि मीडिया का सब कुछ है। नीतीश कुमार के बारे में बड़ा खम ठोक कर कह रहे थे सारे नेता, नीतीश जी नहीं जाएंगे, पलट गए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मीडिया क्यों चाहती है कि हम वही बात करें जो मीडिया नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा हम चाहते तो आपको आपकी बात नहीं रखने देते, लेकिन सवाल तो पूछेंगे भाई। मैं कह रहा हूं आज भाजपा के प्रवक्ता की कभी खल रही है हमें, हम तो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, जवाब लेते आने वाले हैं। बात बुलाइए भाई, जब शो खत्म हो जाएगा 7 बजे तक का टाइम है, क्योंकि उसके बाद दूसरे चैनलों पे जाना, फिर आप कहेंगे कि ये भाग गए। मैं तो ये कह रहा हूं, ऐसा है ना, आप अपनी बातों को आप रखिए। भाजपा आपके गठबंधन में क्या बोलेगी, आप अपनी बातों को तो रखिए। उसमें बोलने लगेंगे बीच में, मुझे बोलने तो दीजिए, मेरी बात आने दीजिए। बोलिए। देखिए हमें कोई आपत्ति नहीं है,
क्योंकि हमारे दलों के गठबंधन में एक मर्यादा है और एक कार्यकारिणी है। जब तक वरिष्ठ स्तर से कोई बात आधिकारिक रूप में सामने नहीं आती, मुझे लगता है ये बहुत ही बचकाना है कि मीडिया को कहां से सोर्स मिल गया भाई। मीडिया को किसने किया? मीडिया तो हमेशा से सोर्सेस के हवाले से खबर ब्रेक करता रहा। विवेक भाई, आप पुराने आदमी हैं, आप जानते हैं सोर्सेस के हवाले से आदिकाल से खबरें ब्रेक होती हैं। ठीक है, खबरें ब्रेक आपको तो पता ही है भाई, आप कोई नए नवेले आदमी थोड़ी हैं, आदिकाल से। बिल्कुल स्वीकार करता हूं आपकी बात को कि यही सोर्सेस के हवाले से अखबारों में जब उससे कंपोजिंग वाला अखबार चलता था तब भी खबरें ब्रेक होती थी। नहीं, मुझे लग रहा है कि आप इतना ज्यादा उत्साहित हो रहे हैं। मुझे लग रहा है, सुन लीजिए मेरी बात तो आ जाए, ये खबरें तब मानी जाती है मैं बिल्कुल उत्साहित नहीं आ जाता है, और ना ही आपको हतोत्साहित कर रहा हूं। नहीं, अधिकारी उत्साहित बीजेपी है और आरएलडी होगी, मैं क्यों उत्साहित होने लगा? आप ही बात कर लीजिए, चलिए आप ही बात कर लीजिए, चलिए बोलिए मैं बैठा हूं, चलिए आप बोल लीजिए, पहले आप बोल लीजिए, चलिए बोलिए। मुझे लगता है वही मैं कह रहा हूं कि जब तक, मतलब ये तो परिपक्वता की बात है कि जब तक किसी भी दल ने, दो दलों के बीच की बात है, दोनों दलों से जब तक किसी ने आधिकारिक बयान जारी नहीं किया, मीडिया में आधिकारिक बयान चल रहे हैं। ये बयान किसने दिया? अगर मैं यही पूछ लूं कि चलिए आरएलडी ने दिया या समाजवादी पार्टी से आया है या बीजेपी के ही किसी प्रवक्ता ने या किसी जिम्मेदार ने दिया हो, तो मुझे लगता है कि मीडिया को इन खबरों को सत्यता उसकी माननी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग आप लोगों का चूंकि वो क्षेत्र है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है ना आरएलडी ने कोई आधिकारिक बयान जारी किया है, ना समाजवादी पार्टी ने कि गठबंधन में किसी भी तरह की राय आई है। लेकिन इसको जिस तरीके से, कल को अगर ये खबर मिथ्या साबित होती है तो हम सवाल के घेरों में नहीं आएंगे, हम प्रश्न के घेरों में नहीं आएंगे। हमने अपनी एक्सपोज में ये बड़ी जिम्मेदारी से कहा कि जयंत चौधरी जी पगड़ी का सौदा नहीं करेंगे। लेकिन जो मीडिया खबरें चला रही है, हमको तो दुख इस बात का है कि उसके ऊपर सवाल उठने लगेंगे, क्योंकि आप हमारे साथी हैं। हम आपके सम्मान के साथ समझौता, हम आपके सम्मान के साथ नहीं देख सकते, हमें बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आने दीजिए, स्पष्ट होने दीजिए। स्थिति स्पष्ट हो गई है और हमारी स्थिति स्पष्ट है कि हम एक दूसरे के साथ हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है। ये स्थिति कहां से पैदा हुई, ये तो आप ही बता पाएंगे भाई कि कहां से खबरें मीडिया में आ गई। अरे आपको पता नहीं, इसका जवाब मनीषा जी ने दे दिया। नाराजगी है, नाराजगी से उठा लिया मीडिया ने खबर कि भाई नाराजगी है, वहां से ऑफर है, वो चले जाएंगे। ना, मनीषा जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने गठबंधन के ऊपर कोई बयान नहीं दिया। नहीं, गठबंधन पे नहीं कहा, लेकिन आपने जो नाराजगी समाजवादी पार्टी को लेकर कहा है वो जाहिर सी है, आप ही ने कहा है और बाकायदे वो खबरें आम हैं। अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को अगर रखा है तो ये बिल्कुल स्वागत योग्य है। एनडीए में तो कोई बोल भी नहीं पाता बेचारे। सम्मान करिए ना उनके, आरएलडी का सम्मान करिए, मौका क्यों दे रहे हैं दूसरों को भाई। चलिए मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूं, विवेक भाई मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूं, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। और वास्तव में कहीं ना कहीं पेच तो फंसा हुआ है। अब मसला पूरी तरह बन गया है नहीं बना है ये अलग बात है, लेकिन पेच है, नाराजगी सीटों को लेकर है, इतनी बात तो जरूर सच है। ब्रेक से लौट आए, सीधे रुख करेंगे अभिमन्यु त्यागी का। कांग्रेस के नेता प्रवक्ता अभिमन्यु जी, बहुत ओवरऑल अगर देखें तो पूरा गठबंधन में कहीं ना कहीं गड़बड़ तो चल रहा है। आप नीतीश कुमार जी आपके बड़े जो गठबंधन के शिल्पकार कहे जाते थे, पानी पी पी के कसम खा रहे थे कि आपके नेता, कांग्रेस के भी नेता नीतीश कुमार जी ऐसा कर ही नहीं सकते, झूठ बात, वो जाएंगे नहीं। और झटका उन्होंने मार दिया तुरंत। आज वो दिल्ली में हैं, हालांकि उनके यहां भी कुछ गड़बड़ चल रहा है बिहार में, जीतन राम मांझी फंसे हुए हैं। दिक्कत यह है कि बहुमत कैसे साबित करेंगे, ये भी दिक्कत है। लेकिन कहीं ना कहीं ममता जी ने आपको बाय बाय कह दिया गठबंधन को। आपको क्या गठबंधन को, कांग्रेस को अभी लगातार वो टारगेट कर रही लगातार। अब आप ये कहेंगे कि आपकी रणनीति है कि एक दूसरे को आलोचना करो, निंदा करो, तो ये कोई मानने को तैयार नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो बहुत प्रमुख राज्य है, समाजवादी पार्टी वहाँ सबसे बड़ी पार्टी है, आरएलडी का मसला है, आपके दल को लेकर भी स्थिति साफ नहीं है, कितनी सीटें कहाँ लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे, कैसे मुकाबला करेंगे। वो तो कह रहे हैं 370 और 400 पार। देखिए, सबसे पहले तो जो घटनाक्रम चल रहा है उससे तो नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का मनोबल बढ़ा हुआ है। तो साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मनोबल टूटा हुआ है। उनको जो लोकसभा में जो हार होने वाली है वो अभी से दिखने लगी है। उसी का हताशा जो है, वो हताशा इस तरह से दिख रही कि एक एक सीट पे लड़
रहे हैं, बौखला गए हैं। कहाँ तो कह रहे थे मंदिर के नाम पर ही सरकार बना लेंगे, कहाँ ये कह रहे थे 400 पार पहुंच जाएंगे, ऐसे ऐसे काम किए इन्होंने। तो ये क्यों पहुंच रहे हैं इंडिया अलायंस के दलों के पास? ऐसी क्या मजबूरी पड़ रही है? क्योंकि ये लोग सत्ता से जा रहे हैं, लोगों को रोटी चाहिए, इनके पास रोटी का समाधान नहीं है, लोग गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं। इस देश का प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री खुले मन से कहते हैं कि 82 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन देते हैं। बहुत शर्मनाक बात है, रोजगार की ये बात नहीं करते हैं। मैं कहना चाहूंगा इंडिया अलायंस जैसा पहले मजबूत था, आज भी मजबूत है। आपने बिहार की बात की, नीतीश कुमार जी की बात की, देखिए जिसका जैसा चरित्र होगा वो वैसा निभाएगा, वो दिखाएगा। लेकिन हम लोग डटे हुए हैं संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, और ये बहुत लंबी लड़ाई है, तानाशाही के खिलाफ लड़ाई है। ममता बनर्जी जी आज भी हमारे गठबंधन में शामिल है। आप देखें झारखंड में इस सरकार ने, केंद्र की सरकार ने साजिशें रचकर गिराने की कोशिश की है, लेकिन वहां पर बहुमत मिला है। इनके मुंह पर राजनीतिक चाटा लगा है। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को हड़काया है, लोकतंत्र की हत्या तक कह दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आरएलडी जो किसानों का एक दल है, जो किसानों की पहचान है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहचान है, वो भूले नहीं है। जाट आरक्षण पर आपका क्या रुख था, भारतीय जनता पार्टी की क्या रुख था, वो भूले नहीं है। हाथरस में कैसे लाठीचार्ज कराया था आपने राष्ट्रीय लोकदल की चीफ के साथ, कैसे आप लोगों ने बदतमीजी कराई थी। और किसानों का गन्ने का बकाया तक नहीं दिया। अभी हाल में, अभी 2 दिन पहले बजट आया है, यहाँ 6,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का शुगर मिल पर सरकार पर बकाया है। कितनी शर्मनाक बात है। लेकिन मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, ये लोग मान चुके हैं कि इनकी हार तय है, और उसी का ये नतीजा है। अभिमन्यु त्यागी, हमने आपकी बात सुन ली। इसको ऐसे क्यों नहीं देख सकते कि वो उनका इतना माइक्रो मैनेजमेंट है कि प्रधानमंत्री स्तर का व्यक्ति एक एक सीट, एक एक राज्य वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं, ताकि जो आज भी उन्होंने राज्यसभा में कहा 400 पार, 370 पार, तो कैसे होगा? इसी तरीके से तो होगा ना। एक एक सीट का अगर उनके पास हिसाब किताब नहीं होगा, एक एक सीट को जीतने की रणनीति नहीं होगी, तो कैसे लड़ेंगे? और एक तरफ आप लोग हैं, छोड़ दिया लावारिस गठबंधन को। बताइए अब अगली बैठक कब और कहां होगी, अभी तक पता नहीं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहां है, पता नहीं है कि हम तो लगातार लड़ रहे हैं, फासिस्ट सरकार से लड़ रहे हैं, जनता के लिए लड़ रहे हैं, जनहित के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जो ये दावा करते हैं कि 400 सीट आएंगी, तो क्या इंडिया अलायंस के दलों को, जो हमारे पार्टनर दल हैं, उनको ले जाकर ही आ पाएंगी? यानी ये अपनी हार मान चुके हैं। अभी इन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पैर रखने की जगह नहीं है। अगर राष्ट्रीय लोकदल इनके साथ नहीं किया तो इसका मतलब इनकी हार तय है। अभी ये अफवाह कौन फैलावा रहा है? ये अफवाह फैलाने वाले भी भाजपा के लोग हैं, भाजपा पार्टी सेल वाले लोग हैं, क्योंकि ये जानते हैं पहला फेज का, पहले चरण का जो चुनाव होगा उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी आएगा, और यहां से ये जब हार के जाएंगे, पूरा प्रदेश उत्तर प्रदेश ये हारने जा रहे हैं। जनता इनसे नाराज है, महंगाई से नाराज है, किसान किसानी जो ये कहते थे आमदनी दुगनी करेंगे उससे नाराज है, कुत्ता जानवर से किसान परेशान है, और छोटा व्यापारी दुकानदार वो इसलिए परेशान है, इन्होंने जिस तरह से गलत तरह से जीएसटी लगाई है। नौजवान परेशान है, अग्निवीर से परेशान है, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। पर ये हमारे दो वाली सरकार सिर्फ मोदी जी और इनके खास मित्र इनकी सरकार बन के रह गई है। और ऐसे में आपको लगता है कि इंडिया अलायंस का कोई दल जो देख रहा है कि जीत होने वाली है, इंडिया अलायंस की सरकार केंद्र में बनने जा रही है, जनता इंडिया अलायंस की तरफ खड़ी हुई है। 2019 अभिमन्यु त्यागी, कैसे दिन में क्यों सपने देख रहे हो भाई? कहां सरकार कैसे बनेगी? कोई गणित है, कोई गुणा गणित है? ये दिवा स्वप्न मत देखो भाई, उसके लिए श्रम करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम तो लगातार कर रहे हैं, कौन परिश्रम नहीं कर रहा? इनके हमारे दो के अलावा तो सब लोग परिश्रम कर रहे हैं। क्या परिश्रम नहीं कर रहे हैं? हम लोग परिश्रम नहीं कर रहे हैं क्या? खेत पे इस समय मौजूद किसान जो रात में डंडा लेकर, टॉर्च लेकर अपनी खेत की रखवाली कर रहा है छुट्टा जानवर से, क्या वो परिश्रम नहीं कर रहा? क्या इन मसलों पर वोट पड़ता है? क्या जानवरों के मुद्दे पर वोट पड़ेगा? क्या महंगाई पर वोट पड़ेगा? क्या अब लोगों को, जनता को गुमराह नहीं कर पाएंगे। 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस की जीत होने वाली है, और इंडिया अलायंस भारतीय जनता पार्टी को हार मिलने वाली है। ठीक है, मैं एक सवाल विवेक से लेता हूं। विवेक, मैं आपके पास आ रहा हूं। इन सब चीजों के बीच में क्या कोई आपको खबर है कि आपकी पार्टी ने जो खबरें हैं, जैसा आपने भी कहा कि एक्स पर उन्होंने पोस्ट कर दिया आरएलडी ने कि हम ऐसा मूर्ख नहीं है किसान, क्या आपकी पार्टी की तरफ से कोई बातचीत हुई है क्या चौधरी साहब से, उनकी पार्टी के जिम्मेदार लोगों से, कि भाई ये सब क्या चल रहा है?
नहीं, बातचीत बिल्कुल होती है। आज भी मेरी आरएलडी के 2-3 प्रवक्ताओं से बात हुई है। जो प्रवक्ताओं को ही इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, इस तरह की कोई खबरें अभी तक उनके लिए चर्चा का विषय नहीं है, उनकी पार्टी के आंतरिक नीतियों के अनुसार भी। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं का एक शगुफा है, जिसको केवल एक माहौल बनाने के लिए या तो लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए तैयार छोड़ा गया है। क्योंकि मुझे लगता है, चूंकि नीतीश कुमार की बात आई थी अभी बीच में, तो बिल्कुल सही बात है, चरित्र नीतीश कुमार का नहीं, चरित्र भाजपाइयों का भी देखना चाहिए, चरित्र नरेंद्र मोदी का भी देखना चाहिए कि कैसे भ्रष्टाचारी बताने, जिनको वो भ्रष्टाचारी बताते हैं, उन्हीं लोग को भाजपा में शामिल कर करके आज वो अपना मजबूत अलायंस दिखाने का कोशिश करते हैं, जिसको कहते हैं एनडीए। मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन की जो स्थिति है बहुत स्पष्ट है। और हाँ, सीट समीकरण की बात जहां तक है, जब आप किसी भी क्षेत्रीय दल के प्रत्याशियों की जगह अपने प्रत्याशी उतारेंगे या अपने प्रत्याशियों की जगह दूसरे के प्रत्याशियों की बात करते हैं, तो वहां पे जो सालों से मेहनत कर रहा है कार्यकर्ता, बिल्कुल उसके अंदर एक हताशा आना लाजमी है, ये मानव स्वभाव है। तो उसको हम, ऐसा नहीं है कि उसको इग्नोर करके, नकार के, या उसको एकदम हम बिना सुने उसको हम एकदम बाहर का रास्ता दिखा देंगे। हम भाजपा वाले नहीं है जो तानाशाही रवैया अपनाते हैं। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हर कार्यकर्ता का सम्मान होता है और उसको उसके अनुसार नैतिक जिम्मेदारी के साथ उसको वो जिम्मेदारियां दी जाती हैं कि वो खुद चुनाव को पूरी दिल से, पूरे तन मन से लड़े और उसके साथ पूरी अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। मुझे लगता है कि आपने जो मुद्दा उठाया बिल्कुल सार्थक मुद्दा है, लेकिन मुझे लगता है कि आज के समय में सोशल मीडिया से किसी ट्रोल करने वाले चैनलों से, 2 रुपए ट्वीट करने वालों से इस तरह की खबरें प्रचारित कराना और उसको फिर कोई नेशनल मीडिया उठा ले कि अरे ये हो गया। मुझे लगता है 24 घंटे हो गए, लगभग 24 घंटे में अभी तक दोनों ही पार्टियों की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं की गई। मैंने तो यही कहा ना कि सूत्रों के हवाले से विवेक भाई बहुत सारी खबरें, सूत्र सूत्र सूत्र, कोई मंत्री बनाए दे रहा है, कोई सीटें दिए दे रहा है। जायज बात है, बिल्कुल जायज बात है आपकी। सूत्रों के हवाले से ही ओपी राजभर भी मंत्री बन रहे थे, 2 बार शपथ ले चुके हैं वो उनके अनुसार। लेकिन मुझे लगता है आज तक देखिए स्कूल पे ही बैठे हुए हैं, और मुझे लगता है आप तो वो पोस्टर पे ही दिखाई देंगे केवल। क्योंकि सबसे बड़ा डैमेज जो ये है ओम प्रकाश राजभर ने जो भाजपा को दिया, मुझे लगता नहीं उसके बाद इतना अपमानित होने के बाद भाजपा कहां जूते खाने की बात, गालियां और न जाने। अच्छा विवेक भाई, चूंकि मेरे पास बहुत थोड़ा सा वक्त बचा है, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। कांग्रेस के साथ कब तक फाइनल कर देंगे सीटों को, क्या अपडेट है आपके पास? कांग्रेस के साथ बिल्कुल सीटें फाइनल होने जा रही है, क्योंकि अभी हमारी मुलाकात भी हमारी बहुत जल्द हो रही है अमेठी या उसके आसपास, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। और चूंकि जो अभी भारत न्याय यात्रा इनकी है, तो उसके साथ हमारी पीजी यात्रा भी जुड़ेगी और बिल्कुल बहुत अच्छा समीकरण बैठेगा सीटों का, वो आपके सामने जल्दी घोषित करेंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, देखिए राजनीतिक दलों के सीटों का जो बंटवारा है वो कोई मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, और वो हमारी रणनीति का हिस्सा होता है। तो मुझे लगता है कि मीडिया पे बैठ करके हम सीटों की चर्चा करेंगे, इतने परिपक्व तो हम नहीं है, क्योंकि एनडीए ने आज तक ये नहीं बताया कि वो प्रधानमंत्री का चेहरा मोदी के अलावा किसको बना सकता है। क्योंकि मोदी को जिस तरह थोपा जा रहा है बार बार, ये सवाल आप उनसे पूछिए। हम तो अपनी रणनीति के साथ लिस्ट जैसे हमने पहली जारी कर दी, दूसरी भी जारी कर देंगे और आप लोगों के माध्यम से ही प्रदेश को भी पता चल जाएगा। अभिमन्यु त्यागी, विवेक भाई ने बता दिया कि भाई चूंकि ये सब चीजें बहुत गोपनीय होती हैं, और स्वाभाविक मैं सहमत हूं इस बात से कि सारी चीजें मीडिया में थोड़ी डिस्कस होंगी, मीडिया में थोड़ी चुनावी रणनीति डिस्कस होगी। मैं सहमत हूं, मैं उन पत्रकारों में नहीं हूं कि मैं सारी चीजें यही समझूं कि मैं सर्वज्ञानी हूं। बहुत सारे जो सामने वाले आप लोग हैं, आप लोग भी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन आप लोगों के बीच में रहकर थोड़ा बहुत ज्ञान हम लोग भी ले लेते हैं, मतलब हमारे जैसे लोग, बाकी तो बहुत सारे सर्वज्ञानी हैं। कुल मिलाकर समीकरण क्या है? आप ये जरा दर्शकों को हमारे बताइए अभिमन्यु त्यागी, कि कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज है वो बेहद कम है यहां पर। उसके अतिरिक्त समाजवादी पार्टी आपके लिए कितनी सीट छोड़ेगी, क्या स्थिति बनेगी, क्या नहीं बनेगी? और यूपी बहुत महत्वपूर्ण है, अगर यूपी जो जीता उसका केंद्र में डंका बजता है, ऐसा अब तक देखा गया है। देखिए, अब तक इंडिया अलायंस में 28 दल थे, अब 27 रह गए क्योंकि नीतीश कुमार जी चले गए। और इन अब 27 दलों का कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, वो कोऑर्डिनेशन कमेटी ही तय करेगी कि कहां पर कितनी सीटों पर लड़ना, कौन कौन कैंडिडेट्स होंगे, क्या हमारे मुद्दे होंगे, वो सारा काम कोऑर्डिनेशन कमेटी का है। जिस भी दिन सीटें फाइनल हो जाएंगी, सभी दलों के जो दल जिस राज्य में लड़ रहे होंगे, साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी बाकायदा, और उसमें उस प्रदेश के बड़े लीडर भी शामिल होंगे, और वो आपको, हमको, सबको जानकारी हो जाएगी। तो मुझे जो लगता है वो ये है
कि आज जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो लड़ाई एनडीए बनाम जो इंडिया अलायंस है और भाजपा वर्सेस, मैं कहना चाहता हूं क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी से हूं, भाजपा वर्सेस कांग्रेस है, राहुल गांधी जी वर्सेस नरेंद्र मोदी है। और उस लड़ाई में अगर कोई ये समझे, नरेंद्र मोदी जी समझे, भारतीय जनता पार्टी समझे, एनडीए अलायंस समझे कि वो लोग सीधे तौर पे जीत रहे हैं, तो इस तरीके की जो डिबेट चल रही है, आपके चैनल पे चल रही है और तमाम चैनलों पे चल रही है, सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड कर रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल के नाम से ही आप लोग चाह रहे हैं कि साथ में मिलकर लड़ लें, भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़े। तो इसका मतलब तो ये साफ तौर पे दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले अभी चुनाव लड़ने में खुद भी सक्षम नहीं है, क्योंकि जनता से जो इन्होंने वादे किए थे 2 करोड़ रोजगार साल के देने के, 20 करोड़ रोजगार। त्यागी जी माफ कीजिएगा, मैंने अपने कार्यक्रम की प्रस्तावना में इस बात को रखा कि जरूरत ज्यादा किसको है, बीजेपी को ज्यादा जरूरत है गठबंधन की आरएलडी को। मैंने तो चर्चा इस लिहाज से रखी कि कम से कम वस्तु स्थिति और हकीकत पता चले। वस्तु स्थिति तो ये है कि खुद राष्ट्रीय लोकदल के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने खंडन किया है, साथ में आज भी अभी डिबेट में हमारे साथ मौजूदा प्रवक्ता राष्ट्रीय लोकदल से, उन्होंने भी जो जिस तरह से अफवाह फैलाई जा रही है, जो अफवाह चल रही है उसका मतलब आप भी मान के चल रहे हैं कि जयंत चौधरी आपके साथ ही रहेंगे, जाने वाले नहीं कहीं? बिल्कुल निश्चित तौर पर। और ये देखिए प्रक्रिया है, ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, हम लगातार बैठते आ रहे हैं और राज्यों के जरूर टकराव रहते हैं, सीटों के जरूर टकराव रहेंगे। अभी तो खुद भारतीय जनता पार्टी नहीं कह पाई है, अगर वो सचमुच में 80 की 80 सीटों पर लड़ने में भी सक्षम है उत्तर प्रदेश में, तो क्यों नहीं कैंडिडेट डिक्लेयर कर पा रहे हैं, वो क्यों नहीं सीट शेयरिंग फॉर्मूला जो है उनका वो बता पा रहे हैं, जिन जिन राज्यों में उनके साथ जो जो दल गठबंधन में है क्यों नहीं वो बता पा रहे हैं कहां कितनी सीटों पर कितने दल लड़ेंगे। क्योंकि ये अभी कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी। अभिमन्यु भाई अब वक्त इजाजत नहीं देता, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। मनीषा जी आपका धन्यवाद, अभिमन्यु त्यागी आपका धन्यवाद, विवेक पांडे आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो हमारे साथ इस मंथन में जुड़ते हैं और अपनी राय भी हमें रखते हैं। सवाल यही है कि जरूरी कौन है और मजबूरी कौन है। क्या आरएलडी इंडिया और एनडीए के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो 12 सीटें हैं वो बेहद अहम हैं। आने वाला जो वक्त है वो तय करेगा कि यूपी में क्या परिदृश्य होगा या फिर यहां भी खेला होबे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।